क्लाइंट ने बोला था कि सर आप K2Cr2O7 करवाइए, तो हम केवल K2Cr2O7 ही हम दोनों की प्रिपरेशन करेंगे, KMnO4 और K2Cr2O7 की। इससे पहले इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक हमारा जरूर बनता है, मैंने पहले भी बताया आपको कि जो KMnO4 है और K2Cr2O7 है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ली जाती है। तो जब भी KMnO4 की बात आती है, इसको हम बोलते हैं पोटासियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं? पोटासियम परमैंगनेट। और K2Cr2 को बोलते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो KMnO4 में यहाँ मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हम, जो होती है हमारी +7, और यहाँ पे क्रोमियम की होती है +6। लेकिन एक होता है K2MnO4, पोटासियम पर को हटा दो, यानी मैंगनीज जब +6 की फॉर्म में हो तो उसको हम डायरेक्ट बोलेंगे, पर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है। तो आपको ये मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच में जो है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन की। सबसे पहले जो हम प्रिपरेशन करेंगे वो करेंगे सोडियम डाइक्रोमेट की, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट, जिसको आप क्या बोलते हैं K2Cr2O7। तो सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है K2Cr2O7 जो हमें प्राप्त होता है वो किस ओर से प्राप्त होता है। और का मतलब क्या होता है? अयस्क। जैसा कि मैंने आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करवा दी है, वैसे तो सिलेबस से डिलीट थे हमारे, लेकिन हमने किया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो उसमें हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, एक हमारे मिनरल्स होते हैं और एक हमारे ओर्स होते हैं। तो बेसिकली जो पोटासियम डाइक्रोमेट है इसको ऑब्टेन्ड किया जाता है क्रोमाइट ओर से। किसे ऑब्टेन्ड किया जाता है? क्रोमाइट ओर से। इसको बोलते हैं फेरोक्रोम, इसको बोलते हैं क्रोम आयरन, जिसका फार्मूला होता है इसका FeO(Cr2O3। तो बस यहीं से आपकी रिएक्शन आपको याद होना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा किसका? फेरोक्रोम का। तो क्या हमारा फेरोक्रोम का फार्मूला? Fe, सर पोटासियम डाइक्रोमेट है। हाँ, ये वही सोडियम लिख दिया मैंने, शाबाश, सागर ने भी ध्यान दिला दिया। यहाँ पे सोडियम है, मैंने बाई चांस यहाँ पे सोडियम लिख दिया, है पोटासियम। ठीक है, तो पोटासियम डाइक्रोमेट है। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि पोटासियम डाइक्रोमेट जो है उसका ओर क्या है। तो किस ओर से प्राप्त होता है? हमें क्रोमाइट ओर या फिर फेरोक्रोम या फिर क्रोम आयरन से प्राप्त होता है, जिसका फार्मूला हमारा FeO(Cr2O3। अब इसकी प्रिपरेशन आ जाती है, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7। इस रिएक्शन को भी मैंने आज तक याद नहीं किया है और याद करूंगा भी नहीं, क्योंकि इसको है ना मैंने यहाँ से याद कर रखा है कि मैंने यहाँ से लेकर के चलना है और मेरे को ये पता लास्ट में क्या बनना है, क्या क्या प्रोडक्ट बना। बस मैं वो 2 चीजें याद रखता हूँ, अपने आप ऑटोमेटिक मैं वहां तक पहुंच जाता हूँ। कोशिश करनी है आपको भी इसी तरह से इसको याद करना है, रटना नहीं है। ठीक है, रटोगे तो रिएक्शन एग्जाम में पक्का भूलोगे। तो इसको अच्छे से याद करके 2-3 बार लिखना जरूर है। ऐसा नहीं है कि केवल रिएक्शन देख लिया और काम चल गया। इट्स लाइक मैथमेटिक्स। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे आपको याद रहेगी। तो सबसे पहला क्या है हमारा? सबसे पहले स्टेप में बढ़ाते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। तो फर्स्ट हेडिंग क्या हमारी? प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। मैंने बस ये 3 हेडिंग याद कर रखी हैं, यहीं पे मैं फार्मूला याद कर लेता हूं। सोडियम क्रोमेट का क्या होता है? Na2Cr(O4)। रिएक्शन इसकी बाद में लिखाऊंगा मैं। सेकंड हेडिंग इसकी मैंने याद की हुई है। अब यहाँ पे है सोडियम क्रोमेट, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा सोडियम डाइक्रोमेट, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट, यानी कि जो क्या है अपना Na2Cr(O4) इंटू सोडियम डाइक्रोमेट, जिसका फार्मूला क्या अपना Na2Cr2O7। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको कोई भी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये हेडिंग्स याद करनी है। और तीसरा लास्ट, अब यहां पे देखिए क्या बन गया हमारा Na2Cr2O7। बनाना क्या हमने? K2Cr2O7। तो क्या फर्क है बस इसमें और इसमें? यहां सोडियम है, यहां पोटासियम है।
तो मैं क्या कर दूंगा अब, कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट यानी Na2Cr2O7 इंटू पोटासियम डाइक्रोमेट दैट इज आवर K2Cr2O7। तो ये 3 एडिंग्स जो आपको इसकी प्रिपरेशन के लिए याद करनी है। फर्स्ट एडिंग क्या बनाना हमें, सोडियम क्रोमेट। सेकंड, सोडियम क्रोमेट को किस में बदलना है, सोडियम डाइक्रोमेट में। थर्ड, सोडियम डाइक्रोमेट को किस में बदलना है, पोटासियम डाइक्रोमेट में। अब बात आती है रिएक्शन कैसे याद करनी है। तो मैंने जैसे बताया था रिएक्शन स्टार्ट तो यहीं से होनी है, ये चीज तो कन्फर्म है हमारी। मतलब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, FeO इंटू Cr2O3। ठीक है, एक चीज कंफर्म है, फर्स्ट स्टेप में बनना क्या है, Na2CrO4। मतलब मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़कर यहाँ पर ये लिख दूंगा, क्या निकला यहाँ से, Na2CrO4। अब आप एक चीज देखिए यहाँ पर है कि यहाँ पर आयरन था, जो बना उसमें आयरन नहीं है। यहाँ पर सोडियम नहीं था, लेकिन यहाँ पे सोडियम आ गया है। मतलब एक चीज तो कंफर्म है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट हम डालेंगे वो एक ऐसा रिएजेंट होगा जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, सोडियम प्रेजेंट होगा। तो यहां पर मैं डाल देता हूं Na2CO3। दूसरी बात मैंने क्या बोली, यहां पे आयरन था, यहां पे आयरन निकला नहीं है। मतलब आयरन किसी न किसी के साथ तो निकला होगा। तो आयरन यहां पर किस फॉर्म में निकलेगा, Fe2O3 की फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, एक बात और बता रखी है मैंने, जहां पर भी CO3 होता है 99% केसेस में हीट करने पर वहां पर क्या निकलता है, CO2 गैस निकलती है। अब साथ में हमने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना है। तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन होगी। बैलेंसिंग नहीं कर रहे हम इसकी, हम केवल स्केलेटन बना रहे हैं, बैलेंसिंग तो अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, केवल ये याद किया था कि फर्स्ट स्टेप में फेरोक्रोम है और उसको क्या बनाना हमने, सोडियम क्रोमेट बनाना है। Na2CrO4 हमने बना लिया है। अब लिया क्या था, फेरोक्रोम। फर्स्ट स्टेप में बना क्या, सोडियम क्रोमेट। सेकंड स्टेप क्या है, क्या बनाना हमने, सोडियम क्रोमेट को किस में बदलना है, सोडियम डाइक्रोमेट। अब देखो इसमें कुछ नया याद नहीं करना, यहां पे ये जो बना है इसको आगे एज इट इज लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे आप इसको, यहां पर Na2CrO4 गया लीड है। तो जो यहां पर ये बना है सोडियम क्रोमेट, इसको आप यहां पर लिख लीजिए Na2CrO4। अब बनाना क्या है, फिर से वही कन्वर्ट करना है Na2CrO4 को Na2Cr2O7 के अंदर। तो यहां पे हम लिख देंगे Na2Cr2O7। तो एक चीज कंफर्म है, यहां पर एक क्रोमियम बढ़ गया है। तो कोई ऐसा रिएजेंट डालना पड़ेगा इसके अंदर जो यहां पर डालें, हम कुछ सोडियम को निकाल ले जाए और एक क्रोमियम को डाल दे। तो क्या डालेंगे हम यहां पर, इसके लिए होता है सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखेंगे इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो Na है सल्फेट के साथ किस फॉर्म में चला जाएगा, Na2SO4 की फॉर्म में चला जाएगा। सोडियम 4 हो गए तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि देखो क्रोमियम 2 थे, 2 क्रोमियम करने के लिए मैंने क्या बोला था, सोडियम सल्फेट के साथ जाएगा। 2 Cr यहाँ है, यहाँ 1 Cr है, तो इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया। 2 से गुणा करते सोडियम हमारे 4 हो गए, यहाँ पर 2 ही थे, तो इसलिए हम सल्फेट निकाल दिया इसके साथ। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी थी। अब देखिए 4 दूनी 8, ऑक्सीजन निकली यहाँ कितनी, 7। तो इन 7 ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन तो बची हुई है, यहाँ पे हमारी 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस में क्या निकाल देंगे, हमारा H2O निकाल देंगे। अब सेकंड स्टेप हो गया हमारा। थर्ड स्टेप में क्या था, सोडियम डाइक्रोमेट को किस में बदलना है, पोटासियम। सबसे आसान स्टेप है ये, क्या रहे, सबसे आसान स्टेप है ये, क्या, सोडियम डाइक्रोमेट को पोटासियम डाइक्रोमेट में बदलना। कैसे, ये जो बना है देखो, सोडियम डाइक्रोमेट बना था, एज इट इज उठा लो, Na2Cr2O7, क्या बनेगा, K2Cr2O7। एक चीज तो हमें पता ही है, अभी यहाँ सोडियम था, यहाँ पोटासियम, मतलब यहाँ पे क्या डलेगा, पोटासियम वाला डलेगा, तो पोटासियम क्लोराइड डाल देंगे।
तो क्लोरीन और सोडियम को निकाल लिया जाएगा अपने साथ NaCl, और जो पोटासियम है वो इसके साथ आ गया। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया K2Cr2O7 प्लस NaCl। अब इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग के लिए जब भी आप चलो तो आपने हमेशा उसको देखना है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो। यहां पे आप देखोगे अभी ऑक्सीजन यहां पर कितने 3, 3 6 और 2 8। इस तरफ ऑक्सीजन कितनी 4, 3 7 और 2 9। मतलब सबसे पहले हमें ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना पड़ेगा। अगर मैं एक एक स्टेप इसको करके दिखाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमने पहले 1 लेना पड़ेगा, फिर 2 लेना पड़ेगा, फिर 3 लेना पड़ेगा, फिर 4 लेना पड़ेगा। लेकिन मैं फर्स्ट स्टेप से इसको उठा लेता हूं। यहां पर हम 4 लेंगे, आयरन 4 हो गई, यहां पर 2 है, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। यहां से हम इसको 8 से गुणा कर देंगे, यहां से 8 से गुणा कर देंगे। कार्बन 8 हो गए, 8 से गुणा कर देंगे, और यहां पर हमारा 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है। सेकंड स्टेप तो है ही आसान, इसमें फर्स्ट स्टेप में ही थोड़ी सी बैलेंसिंग को याद ज्यादा रखने की दिक्कत है। यहाँ पे तो ऑटोमेटिक आपको बैलेंसिंग दिखाई दे रही होगी। 4 सोडियम है, 4 सोडियम हो गए, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यहाँ से H2 होगा, 1 सल्फेट था 1 सल्फेट है। ये तो अपने आप साथ की साथ बैलेंस हो ही गई थी। फिर Na2Cr2O7 है, Na की जगह कौन आ गया पोटासियम, 2 आए हैं तो K2Cr2O7, 2 Na निकले Cl के साथ तो क्या निकल गया 2 NaCl। तो अब अगर प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 में अब भी किसी स्टूडेंट को डाउट है तो बेटा एक बार फटाफट से मेरे को कमेंट बताए, कमेंट करके बताए, और क्लियर है तो यस कीजिए, ओके कीजिए। फिर मैं आपको है ना इसकी फटाफट से लैंग्वेज बता देता हूँ क्या लिखनी है, क्योंकि लैंग्वेज में अगर लिखने लगा तो भाई उसमें फिर वही 40 मिनट्स लग जाएंगे पूरे टॉपिक में। तो इसलिए मैंने रिएक्शन आपको समझा दिया। मेन है ये, एग्जाम में अगर आपने ये हेडिंग बनाई हो, रिएक्शन अच्छे से लिखी, अभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, गारंटीड है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या देखना है, एग्जामिनर का मेन फोकस क्या है कि भी बच्चे को कितना आता है, लैंग्वेज कितनी रटी है वो जरूरी नहीं है। मेन बात आपकी रिएक्शन और आपकी जो हेडिंग बनेगी कि ये हेडिंग कैसी है। तो जल्दी से फटाफट एक बार बता दीजिए बेटा ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी रोहिला गुड इवनिंग सर, तृप्ति गुड इवनिंग सर, केशव क्लियर है सर, सागर ओके सर, तृप्ति यस सर, शिवानी क्लियर है सर, मल्ला हाँ जी सर क्लियर है, अभी रोहिला ओके सर, प्रियांशु सिंगरोहा यस सर। चलिए भाई इसकी लैंग्वेज बता देता हूँ। फर्स्ट वाले को लिखेंगे आप प्रिपरेशन ऑफ, शुरुआत से ही बता देता हूँ मैं। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द और कॉल्ड क्रोमाइट और फेरोक्रोम और क्रोम आयरन। ठीक है, फार्मूला हो गया FeO into Cr2O3। ठीक है, फिर भाई द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7। फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा उसकी हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट। तो इसमें क्या लिखेंगे, ये बात मैं थोड़ी सी लिख देता हूं, द फाइनली डिवाइडेड, ये जरूरी है। फाइनली मतलब बारीक किया गया उसको, मतलब ये जो फेरोक्रोम और हमने लिया ना, ऐसा नहीं इसके अंदर सीधे Na2CO2 और O2 की प्रेजेंस में उसको रिएक्शन करा, नहीं, पहले उसको हमने फाइनली डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम पहले, द फाइनली डिवाइडेड और इज मिक्स्ड विद सोडियम कार्बोनेट। देखो सारी लैंग्वेज यहीं से पढ़ ली है, फाइनली डिवाइडेड और इज मिक्स्ड विद सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, मिक्स्ड विद सोडियम कार्बोनेट, रोएस्टेड, यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है रोएस्टेड। अगर आपको याद हो मैंने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कराई थी, उसमें 2 वर्ड आए थे, एक रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन था किसी भी मेटल ऑक्साइड को अब्सेंस ऑफ एयर में हीट करना, रोएस्टिंग था इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस है इस रिएक्शन के लिए, इसलिए यहाँ पर रोएस्टिंग का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बना, अब यहाँ से Fe तो निकल गया Fe2O3 की फॉर्म में, सोडियम Na2CrO4 की फॉर्म में, और प्लस में क्या निकल गया हमारा CO2। इसको याद करने का तरीका मैंने बता दिया। जो बच्चे लेट जुड़े हैं वो इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख लें भाई, उनको साथ के साथ प्रिपरेशन याद हो जाएगी। ठीक है, फिर इस रिएक्शन लिखने के बाद नीचे क्या लिखोगे, फेरिक ऑक्साइड इज सेपरेटेड आउट बाय फिल्ट्रेशन। इसको जो हम किसके द्वारा सेपरेट कर लेंगे, फिल्ट्रेशन के द्वारा। अब ये फिल्टर करके सेपरेट कर लिया, ये गैस की फॉर्म में बाहर निकल गया, तो बचा कौन हमारे पास Na2CrO4। Na2CrO4 को यहाँ पे ले लेंगे, क्या डालेंगे H2SO4, सल्फेट पोटास सोडियम को निकाल ले जाएगा। तो एक जैसे कि यहाँ पर 2 क्रोमियम बने हमारे, तो 2 से गुणा करेंगे, 4 सोडियम हुए, तो क्या बना Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस H2। इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे,
अब इस स्टेप में जब फिल्टर करा, फिल्टर करने के बाद हमने जो मिला उसमें ये आया हुआ साथ में, इसको क्या बोलते हैं हम, फिल्ट्रेट। जो छणका आ गया भाई, जो छणका नीचे आ जाओ फिल्ट्रेट हो, जो ऊपर बच जा वो अपना रिमेनिंग पार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जो फिल्ट्रेट आया है, नीचे छणके आया है, उसको हम लिखेंगे तो क्या लैंग्वेज लिखेंगे, द फिल्ट्रेट containing sodium chromate is treated with sulfuric acid and we obtained sodium dichromate। हो गया। फिर इसके बाद लिखेंगे, अब इसमें साथ में क्या बना है, अब इसके साथ साथ है सोडियम सल्फेट भी बना है और वाटर भी बना है। तो ये सोडियम सल्फेट कैसे सेपरेट होगा, ये कम सोल्यूबल होता है भाई सोडियम सल्फेट इसके कंपैरिजन में, तो पहले सेपरेट आउट हो जाएगा। मतलब इसमें से Na2SO4 कैसे निकलेगा, ये पहले क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। कारण क्या है, ये लेस सोल्यूबल है। तो इसके बाद हम रिएक्शन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, वो लाइन क्या होगी, सोडियम सल्फेट बीइंग लेस सोल्यूबल क्रिस्टलाइजेज आउट एज ए डेकाहाइड्रेट एंड रिमूव। तो किस फॉर्म में निकल जाता है, Na2SO4 into 10H2। तो अब ये सेपरेट भी हो गया भाई, बच गया हमारे पास क्या, Na2Cr2O7। तो कन्वर्जन करना है इसका, इसमें क्या लिखेंगे, हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इज ट्रीटेड विद पोटासियम क्लोराइड, देन पोटासियम डाइक्रोमेट इज ऑब्टेन्ड। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर क्या मिल गया, पोटासियम डाइक्रोमेट। क्लियर है। अब एक बार से फटाफट बता दीजिए बेटा, ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ईमानदारी के साथ। अगर अब भी किसी को कोई डाउट है, जो बाद में बच्चा जुड़ा है वो लेक्चर को भी बिगिनिंग से देख लेना, गारंटी है उसको समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आवा है भाई, बेशक चाहे कोई किसते भी कौन से स्कूल में पढ़ दाओ भाई, A+ जुलाना पे आ जाओ, मेरे से आके समझ लियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। केशव, यस सर। सागर क्लियर है सर। चलिए बेटा, सबको क्लियर है। अब हम बात करेंगे अभी इसकी जो सेकंड पार्ट है इसका, KMnO4। किसकी प्रिपरेशन करेंगे वह, KMnO4 की प्रिपरेशन करेंगे। ये दोनों प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आती हैं। 2 कोड में प्रिपरेशन मिलेंगे, 2 कोड में इनकी रिएक्शन मिलेंगे। तो नेक्स्ट हमारी प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम परमैंगनेट, जिसको हम बोलते हैं KMnO4, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही जिस तरह से हमने सोडियम डाइक्रोमेट को बनाने के लिए एक पुल तैयार किया था, एक बेस तैयार किया था कि ऐसे ऐसे हमने पहले ये बातें याद रखनी है। इसमें केवल 2 ही स्टेप्स हैं, वहां 3 स्टेप्स थे, इसमें केवल 2 ही स्टेप है। सबसे पहला तो हमारा वही काम हमें याद करना कि और कौन सा है, क्या याद करना है, और कौन सा है। तो यहां पर भाई, अरे तू क्यों अड़ा है, आज डिटर्जेंट है बार बार, 1 सेकंड रुकना बेटा। आज एक चुटकुला सुनाने का जी कर रहा है। चलिए, क्या था, हाँ क्या करना था अभी हमने, प्रिपरेशन करनी थी किसकी, पोटासियम परमैंगनेट की। तो सबसे पहले मैं क्या बता रहा था कि इसको किस ओर से प्राप्त किया जाता है, तो कौन सा ओर होता है इसके लिए याद रखना आपको, पायरोलुसाइट ओर। क्या याद करना आपको, पायरोलुसाइट ओर। पायरोलुसाइट ओर से मेरे को याद आ गया बेटा, मैंने आपको जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करवाई थी उसमें एक टेबल थी ओर्स की, कि एमेटाइट इस मेटल का और है, कॉपर पायराइट इस मेटल का और है, सिदेराइट इस मेटल का और, वो टेबल याद कर लेना भाई। भले ही एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल डिलीट होगी हो, लेकिन डी एंड आई ब्लॉक में एलॉयज हमारा आता है, तो वो एलॉयज का एग्जाम्पल है। तो आप ये चैलेंज नहीं कर सकते एग्जामिनर को, अगर उसने कोई एलॉय पूछ लिया तो आप ये बोल दोगे नहीं सर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल तो आपने डिलीट कर रखी है, आप हमसे एलॉय कैसे पूछ सकते हो। तो एलॉय भाई डी एंड एफ ग्रुप में आया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड है, मैंने आपको पहले भी बताए हैं। हमने सारी यूनिट्स करी हैं, चाहे डिलीटेड है चाहे बिना डिलीटेड है, अपन खातर कुछ डिलीटेड नहीं है।
और लास्ट लेक्चर इन 10 लेक्चर के बाद एक पी ब्लॉक का लेक्चर और लेवांगे 2 घंटे का, जिसमें पी ब्लॉक तय अलग अलग यूनिट के साथ जो जुड़े हुए क्वेश्चन है वह भी हम उसके अंदर करांगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें किससे प्राप्त होता है, पायरोलुसाइट ओर से। तो हमें याद रखना है इसका फार्मूला जो क्या है MnO2। ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, पायरोलुसाइट इज एन ओर ऑफ, कि पायरोलुसाइट और जो हो उसके अंदर कौन सी मेटल इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है मैंगनीज। कौन सी है बेटा, मैंगनीज। तो 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि पायरोलुसाइट और कौन सी मेटल का है। या जो इससे पहले प्रिपरेशन करी हमने क्रोमाइट और वाली भी, या फेरोक्रोम की या क्रोम आयरन की, वो किसका है, उसके अंदर 2 मेटल के और हैं, एक आयरन का और एक क्रोमियम का। तो अब हम बात करते हैं इसको याद कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक ही चीज करनी है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, जब हमने K2Cr27 की प्रिपरेशन करी तो शुरुआत में हमने FeO × Cr2O3 से ही उठाया था। तो एक बात तो कन्फर्म है भाई, यहाँ पर जो हम इसको लेंगे तो शुरुआत तो हमने किसी से करनी पड़ेगी, MnO2 से ही करनी पड़ेगी, बाकी बातें बाद की हैं, बाकी को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हेडिंग बनाओगे यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ MnO2 इनटू पोटासियम मैंगनेट। यहाँ पे इसका फार्मूला साथ के साथ याद कर लेना हमने, बस ये इतना काम करना आपको। इसको मैं रेज कर लेता हूं यहां पर। तो पहला स्टेप आपको क्या याद करना है, कन्वर्जन ऑफ MnO2 इनटू पोटासियम मैंगनेट। और दूसरा स्टेप याद रखना आपको, ऑक्सीडेशन ऑफ, अब यहां पर क्या बना हमारा K2MnO4, ऑक्सीडेशन ऑफ K2MnO4 इनटू KMnO4। आपको फाइनल एग्जाम में ये नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन ऑफ पोटासियम मैंगनेट इनटू पोटासियम परमैंगनेट। नाम के ब्रैकेट में फार्मूला लिखना आपको। यहाँ पे मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा क्योंकि हमारा थोड़ा बहुत टाइम बच जाएगा। तो इसमें क्या लिखना, ऑक्सीडेशन ऑफ पोटासियम मैंगनेट इनटू पोटासियम परमैंगनेट। तो जो यहाँ पे बनता है हम उसको आगे उठा लेते हैं भाई। हर एक स्टेप में हमने ये किया है, K2MnO4 है और बनना क्या है, KMnO4। देखो भाई, आधी रिएक्शन आपको याद होगी, आपने कुछ नया नहीं पढ़ा है, जो यहाँ पे था हमने बस उसी के अकॉर्डिंग चला है। मैंने आपको ये और बताया, और लेना है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ये बनेगा, ये हेडिंग में ही आ गया पोटासियम मैंगनेट बना है, या हेडिंग में आ गया पोटासियम मैंगनेट से क्या बनना, पोटासियम परमैंगनेट बनना है। तो ये जो पोटासियम मैंगनेट बना था इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, परमैंगनेट को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब तक कोई नई बात हमने याद नहीं की है। तो अब एक चीज देखो, एक चीज यहाँ पे है, MnO2 लिया हमने, मैंगनीज लिया, और यहाँ प्रोडक्ट में कौन आया है, पोटासियम आ गया साथ में। तो एक चीज तो कंफर्म है, यहाँ कोई ऐसा रिएक्टेंट हमने डालना पड़ेगा जिसके अंदर पोटासियम हो। तो इसके लिए 2 रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं, एक पोटासियम हाइड्रोक्साइड और एक पोटासियम कार्बोनेट। तो मैं यहाँ पर क्या डाल दूंगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्या डाल सकते हैं, इसकी जगह पे इसी रिएक्शन को दोबारा लिख लेता हूं मैं, इसकी जगह पे आप ये भी डाल सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एग्जाम में आप एक ही रिएक्शन लिखें, या तो ये लिखें या ये लिखें। कब लिखनी है, ये जब डाउट का केस हो। अगर आपको दोनों रिएक्शन अच्छे से आती है तो फिर लिख के आओ भाई, हमें आता है, जो चीज पूछी गई वो दिल खोल के बतानी है। ऐसा नहीं करना है कि 2 रिएक्शन हमें आती है लेकिन लिखनी वो दोनों तब है जब बहुत अच्छे से आते, नहीं तो एक में भी नंबर आपको तो मिल ही जाएगी। तो आपको दोनों चीजें अगर अच्छे से याद है तो दोनों लिखनी है, अदरवाइज आपको एक ही लिखनी है। अब एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई, अभी OH अगर कहीं पे भी आता है तो कौन निकलता है, अभी साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। और ये बात मैंने आपको अभी बताई थी, अगर कार्बोनेट लेते हैं हमें तो CO2 साथ में निकलता है, वरना तो यहाँ पे तो ये है ही एज इट इज K2MnO4। तो यहाँ पे MnO2 लिया, यहाँ पे KOH लिया, साथ में हमारी दोनों में किसकी प्रेजेंस होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, हो गया भी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, और इसमें कुछ नहीं बचा है। बस अब हमें क्या करना है, इसकी बैलेंसिंग याद करनी है, कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा। KOH हो तो वाटर निकलेगा, और ये हो तो CO2 निकला, पहले बता दिया मैं। अब OH हो तो वाटर क्यों निकला, घरापन बेरा अभी। OH जब इकट्ठा होते हैं तो HOH वाटर मॉलिक्यूल, HOH वाटर मॉलिक्यूल ऐसे निकल जाते हैं।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले ही 4 लिख देता हूँ। ठीक है, 2 वाटर मोलिक्यूल लिख देता हूँ। पोटासियम कितने थे 2, यहाँ पे कितने 4, तो मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ। मैंगनीज कितने हो गए 2, यहाँ से मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ। बैलेंस होगी भाई, कुछ करना ही नहीं है। फर्स्ट स्टेप बहुत आसान है। ठीक है, इसको भी आप ऐसे ही बैलेंस कर देते हो, सीधा कर देता हूं मैं इसको 2 2 2 2, ये फर्स्ट बैलेंस होगी भाई। अब दूसरा क्या है, ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीडेशन करना है K2MnO4 का किस्मा KMnO4 में। इसके लिए हमारे भी 3 मेथड है। क्या है 3 मेथड। फिर बता रहा हूं 3 मेथड जरूर है, एग्जाम में जो पूछे वो बताना। अगर वो कोई स्पेसिफिक नाम मेंशन ना करे कि इस हिसाब से नहीं बनाना, फिर तो केमिकल मेथड लिखना है। और अगर वो ये बोले कि केमिकल मेथड नहीं, लेबोरेटरी मेथड लिखना है या इलेक्ट्रोलिटिक मेथड लिखना है, तब वो रिएक्शन लिखनी है, अदरवाइज आप केमिकल मेथड से ही काम चला लेना। तो यहाँ पे मैं पहले आपको केमिकल मेथड ही करा देता हूँ कि केमिकल मेथड से कैसे होगी इसकी प्रिपरेशन। तो इसमें हम लिख देंगे केमिकल मेथड। अगर वो आपसे बोले ना कि प्रिपेयर KMnO4 डायरेक्ट, तो आपको ना तो इलेक्ट्रोलिटिक लिखना है ना लेबोरेटरी प्रिपरेशन लिखनी है, आपको केवल ये वाली और ये वाली लिखनी है, जिसके अंदर हमारा क्या है केमिकल मेथड में सिंपल सा हमने क्या डालना है, बस क्लोरीन डालना है, कुछ भी नहीं करना। क्लोरीन डालते KMnO4 निकल गया, प्लस में KCl निकल जाएगा, बस हो गया हमारी बैलेंस। फिर इसको बैलेंस कर देंगे। क्लोरीन 2 थे, यहाँ 1 है, 2 से गुणा कर देंगे। पोटासियम 2 यहाँ 1 यहाँ है, 3 यहाँ पे 2 है, तो मैं इसको 2 से गुणा कर लेता हूँ। पोटासियम 4 हो गए, 2 से गुणा करने से यहाँ पे भी पोटासियम 4 हो गए। इसकी भी 2 रिएक्शन है। दूसरा क्या कर सकते हैं, हमें K2MnO4 के अंदर और क्या डाल सकते हैं, CO2 डाल सकते हैं। ठीक है, CO2 डालें तो क्या बन जाएगा हमारा KMnO4, तो हमारा बनना ही है। ये तो हमने पहले बेरा भी हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं। प्लस में क्या निकल जाएगा MnO2 प्लस K2CO3, MnO2 प्लस K2CO3। अब देखिए, अब इसको बैलेंस कर देंगे हम, फटाफट से कर देते हैं इसको। 6 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए, ठीक है, और 2 वहाँ हो गए, 6 हो गए ना पोटाशियम, 4 और 2 6 मैंगनीज, हाँ ठीक है, हो गए भी बैलेंस। कोई डाउट किसी को? तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। अगर बैलेंसिंग में थोड़ी बहुत इधर उधर रह जाए तो वो आप खुद भी देख लेना भी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, ये प्रिपरेशन अगर आपको समझ में आ गया बेटा, तो एक बार फटाफट से कमेंट कीजिए, यस कीजिए, ओके कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो वो आप बता सकते हो। इसके बाद हम जो 2 मेथड और बचते हैं केमिकल मेथड के अलावा, शायद पूछ ले जाएं, तो वो भी हम फटाफट से बस 2 मिनट के अंदर बता देते हैं। तब तक आप इनमें से बताइए अगर इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो। रामरती देवी, ओके सर, चलिए। अभी प्रेरित जुलाना, यस सर, जल्दी बताइए बेटा, क्या आपको ये प्रिपरेशन क्लियर है? शिवानी, नो डाउट सर। अच्छा, तब तक आप कमेंट करते हो, तब तक मैं इसकी लैंग्वेज बता देता हूँ आपको क्या लिखने। सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखना है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल पायरोलुसाइट ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, फिर वही इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। तो पहले क्या लिखेंगे, एडिंग डालने के बाद पहले लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, एडिंग डालने के बाद आपको लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, तो उसमें क्या लिखेंगे, द फाइनली पाउडर्ड पायरोलुसाइट मिनरल इज ट्रीटेड विद पोटासियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो फर्स्ट वाले में क्या लिखना आपको, फाइनली पाउडर्ड पायरोलुसाइट और इज ट्रीटेड विद पोटासियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एयर। सेकेंड स्टेप में क्या लिखना, ऑक्सीडेशन ऑफ K2MnO4 into KMnO4। तो इसमें फर्स्ट है भाई केमिकल मेथड। इसमें क्या लिखना, द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन आफ्टर फिल्ट्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू पोटासियम परमैंगनेट बाय बबलिंग क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इतना आपको लिखना है और ये रिएक्शन आपको कर देंगे। 3 मार्क्स हमारे कहीं नहीं गए, पक्के फिट हो गए। ठीक है, तो क्लियर है बेटा सभी को? आई थिंक सभी के कमेंट्स आ गए हैं। मनी प्लेज, यस सर। प्रियांशु, यस सर। अभी रोहिला, ओके सर। केशव वर्मा, क्लियर है सर। लकी लाठर, क्लियर है सर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड जो मेथड है हमारा, जिससे हम
K2MnO4 से KMnO4 बना सकते हैं, वो है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। आप सभी को बता रखा अभी मैंने, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की थी, उसके अंदर पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, कैटायन कैथोड पे जाता है, एनायन एनोड पे जाता है, और वहां पे एनायन है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, कैटायन है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। बेसिकली ये प्रोसेस होता है न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो बी इसका क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं वैसे तो इसको। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हम क्या लिखेंगे, शुरुआत में थोड़ा सा लैंग्वेज बता देता हूँ। ऑन कमर्शियल स्केल पोटासियम मैग्नेट सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट स्टेप इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन आयरन इलेक्ट्रॉन। ये बात बहुत ध्यान रखनी है आपको कि इसका जो इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है उसके लिए कौन सी इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सी इलेक्ट्रोड्स इसके लिए इस्तेमाल की जाती है, हमारी आयरन इलेक्ट्रोड्स की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे K2MnO4 से। ये किसके अंदर टूटेगा, हमारा 2K पॉजिटिव प्लस MnO4 2 नेगेटिव। तो एक कैटायन है, ये एनायन है। मैंने आपको पहले भी बताया का कॉन्सेप्ट, कैटायन हमेशा कहाँ पे जाएंगे, कैथोड पे, एनायन हमेशा कहाँ पे जाएंगे, एनोड पे। तो पॉजिटिवली चार्ज को हम कैटायन बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज को हम एनायन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैटायन हो गया हमारा, ये एनायन हो गया। कैटायन कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे, एट कैथोड। एनायन कहाँ पे जाएगा हमारा, एट एनोड। अब कैथोड पे कौन आएगा, 2K पॉजिटिव। ठीक है, अब साथ में भी इसमें वाटर भी होता है। वाटर किसमें टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो पहले आप ये रिएक्शन लिखने के बाद साथ में वाटर का और इलेक्ट्रोलिसिस दिखा देना है यहाँ पर। ठीक है, फिर दो कैटायन हो गए भी, एक H पॉजिटिव और एक K पॉजिटिव, दो कैटायन है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, H पॉजिटिव हो, K पॉजिटिव हो या H पॉजिटिव हो, Na पॉजिटिव, तो हमेशा H पॉजिटिव जो है वो डिस्चार्ज होता है। कारण क्या है, रेफरेंस जो पोटेंशियल है, रेफरेंस था ना, हाँ, डिस्चार्ज जो पोटेंशियल है, डिस्चार्ज पोटेंशियल H पॉजिटिव का कम होता है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए भी ये H पॉजिटिव है, ये K पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, यो भी केमिस्ट्री का मास्टर है और यो भी केमिस्ट्री का मास्टर है। ठीक है, दोनों किसी स्कूल में इंटरव्यू देने चले गए एक के दिन। ठीक है, तो भाई मैनेजमेंट ने क्या किया, पहले ये घंटी लगा दी H पॉजिटिव की, और जाके के एग्जाम है तो अपना केमिस्ट्री पढ़ाया, पहली घंटी लिया, यो घंटी ले आया। ठीक है, एक घंटे के बाद फिर इसने जब पढ़ा लिया, रिसेस के बाद फिर हिस्ट्री दे दी, दूसरा जो केमिस्ट्री वाले सर थे, K पॉजिटिव थी, अगर जाइब तो केमिस्ट्री की घंटी ले आया, यो भी घंटी ले आया। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला कि 2 दिन तो हमेशा काम करो। दूसरे दिन भी इन सर ने भी घंटी ले ली, इन सर ने भी घंटी ले ली। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों से रिस्पॉन्स लिया कि आप बताओ इन दोनों सर में से कौन से सर को रखें। ठीक है, तो आपने बोला कि सर कौन से सर को रख लो, दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ाया। मतलब आप इसको भी ये नहीं बोल सकते इसने अच्छा नहीं पढ़ाया, इसको भी ये नहीं बोल सकते इसने अच्छा नहीं पढ़ा, दोनों ने बहुत बढ़िया पढ़ाया। आप कौन सा भी टीचर रख लो, हम सेटिस्फाई हैं। तो अब मैनेजमेंट भी दोनों को तो रख नहीं सकती, मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, एक को रखना पड़ेगा। तो फिर वो क्राइटेरिया चूज करती है, वो क्या बोलेगी, ठीक है सर हम आपको रखने के लिए तैयार हैं, आप एक बार ये बताओ आप एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी लेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री वाले सर इसने बोला भी मैं लूंगा 50,000 रुपये महीने के, रखना हो रखो, ना रखना टाल दो। चलो ठीक है भाई, फिर इस सर को बुलाया, इन सर ने इन पर मांगे 35,000 रुपये कि जी मैं लूंगा एक महीने के 35,000 रुपये। ठीक है, रखना हो तो रखो, ना रखना हो ना रखो। तो आप मेरे को जवाब दीजिए, मैनेजमेंट H पॉजिटिव को स्कूल में लगाएगी या K पॉजिटिव को स्कूल में लगाएगी, फटाफट से बताइए। जल्दी से रिप्लाई आना चाहिए इसका। अरे सब रिप्लाई कर दो जितने हो।
8, 10, 12, 15 जितने भी हैं। आज बच्चों को बोला नहीं था क्लास होगी, क्योंकि सुबह ज़्यादा तबीयत खराब थी, इसलिए बच्चे नहीं जुड़ रहे। फिर भी कोई नहीं, जितने जुड़ रहे हैं, है ना, बहुत आपन है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेरित जुलाना के, शिवानी के पॉजिटिव, सागर रोहिला के पॉजिटिव। मतलब सबको मेरा ये तरीका समझ में आ गया है कि इन दोनों मत है, जो H पॉजिटिव है और K पॉजिटिव है, इस हिसाब से H पॉजिटिव का तो डिस्चार्ज पोटेंशियल यो है और K पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल यो है। तो मैनेजमेंट किसको डिस्चार्ज करेगी? इसको डिस्चार्ज करेगी। तो H पॉजिटिव और K पॉजिटिव में दोनों में डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी होती है? H पॉजिटिव होती है। वो जल्दी डिस्चार्ज होता है, थोड़ा सा उसमें डिस्चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो फटाफट से दोनों कैटायन में से कौन न्यूट्रलाइज हुआ? H पॉजिटिव कैथोड पे। H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा? H, ये इसका प्राइमरी चेंज, और फिर H प्लस H कौन सी गैस निकाल देंगे? H2, ये हो गया उसका सेकेंडरी चेंज। अब बात आती है एनोड की। एनोड पे कौन है हमारा? MnO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे याद रखना आपको मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +6। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, बिल्कुल लेक्चर जब स्टार्ट करा वहां बताया था, पर मैग्नेट में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, यानी यहाँ पे क्या होना है? MnO4 नेगेटिव। तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +7। तो यहाँ पर +6 से +7 कब जाएगा? ये जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो यहाँ पर MnO4 2 नेगेटिव के साथ हम क्या दिखा देंगे? MnO4 नेगेटिव, प्लस में क्या निकल गया? एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। वहां ना लिखो तो यहाँ माइनस करके इलेक्ट्रॉन लिख देना, उसका भी मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ने लूज कर दिया। ठीक है, सबको क्लियर है? चलिए, तो आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब जैसे ही ऑक्सीडेशन कंप्लीट होगा, सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे और इवेपोरेट कर देंगे, हमें क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं किसके? पोटासियम परमैंगनेट के। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जब आप पोटासियम परमैंगनेट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर लिबरेट होती है? तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे लिबरेट होती है? कैथोड पे। ऐसे भी पूछ सकता है, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो पोटासियम मैंगनेट का, तो पोटासियम परमैंगनेट कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर रिलीज होता है? तो होगा हमारा एनोड का। क्लियर है? चलिए, इसके बाद थर्ड जो पार्ट बच गया इसका भाई, जो है हमारा लेबोरेटरी प्रिपरेशन। सी है हमारा लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन की हमारी केवल 2 लाइन की लैंग्वेज और 1 लाइन की रिएक्शन है। इसके अंदर क्या लिखेंगे? इन लेबोरेटरी, ये तो मैं बोल के बता ही देता हूँ, छोटी सी लैंग्वेज है। इन लेबोरेटरी इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज 2 आयंस। याद रखेंगे, मैंगनीज 2 पॉजिटिव की फॉर्म है इसमें, मैंगनीज 2 पॉजिटिव आयन इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्सो डाइसल्फेट। बस इसमें यो एक वर्ड बड़ा है, पर ऑक्सो डाई सल्फेट, जो अपना S2O8 2 नेगेटिव, यो अपना पर ऑक्सो डाई सल्फेट। बस ये याद रखना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया भाई? Mn2 पॉजिटिव है, मैंगनीज 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है, साथ में क्या हमारा पर ऑक्सो डाई सल्फेट S2O8 2 नेगेटिव, और साथ में क्या डालेगा अभी? हमारा वाटर मोलिक्यूल। क्या डालेंगे हम साथ में? इसके वाटर मोलिक्यूल। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या होगा। एक चीज तो कंफर्म है, अभी हमने क्या बनाना है? परमैंगनेट बनाना है। तो क्या बना देंगे यहाँ पर? MnO4 नेगेटिव अभी बनाया था हमने। जो S2O4O8 है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ S2O8। इसको काटियो भाई, 2 एकम 2, 2 चौका 8। तो ये किस में आएगा? यहाँ पर है SO4 में। और H2 क्या रिलीज करेगा? यहाँ पर है H पॉजिटिव। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस कैसे कर देंगे? यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, आगे 2 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 16 आ जाएगा। ठीक है,
वैसे इसको ऐसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये चाहते हो सर आप बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से बैलेंस करके बताओ मैं कैसे कैसे बनी है, तो मैं वो भी बता सकता हूँ, लेकिन उसकी यहाँ इतनी ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। क्लियर है? तो ये था भी हमारा क्या, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों मेथड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग और लेबोरेटरी प्रिपरेशन दोनों बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अब भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है एक बार फटाफट से मेरे को कमेंट करके बता दे। कमेंट ज़्यादा बच्चों के आ रहे हैं, लाइव यूट्यूब कम दिखा रहा है, कुछ फॉल्ट आ रहा है अभी यूट्यूब में, तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कुछ दिखाए जाओ, हमने तो बस चलते चलना है। और आज तो थोड़ा सा और लंबा चलना है क्योंकि कोऑर्डिनेशन भी आज ही करवानी है, बीच में 2-3 दिन क्लास नहीं हुई। हाँ चलिए जल्दी बताइए बेटा, क्या आप सभी को ये दोनों मेथड क्लियर है? ठीक है, हाँ तब तक मैं एक क्वेश्चन आ सकता है वो बता देता हूँ। MnO4 नेगेटिव की स्ट्रक्चर आ जाती है कई बार, डबल ओ और O नेगेटिव, ये होता है हमारा पर मैंगनीट। इसमें कई बार मैंगनीज की हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली जाती है, तो इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, और कई बार K2Cr2O7 की स्ट्रक्चर भी पूछ ली जाती है, जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, तो क्या होती है Cr2O7 की, वैसे तो इसको भी याद करने का तरीका मैंने क्लास में बता रखा है भाई, लेकिन अभी इतना टाइम है नहीं कि हर बार वो चीज़ बताई जाए, तो मैं फटाफट से जो स्ट्रक्चर इसकी होती है वो बता देता हूँ। ये होता है हमारा पोटासियम डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव। इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता हमारा 126 डिग्री का। बता देना बेटा अगर एंगल वगैरह गलत हो जाए, काफ़ी दिन हो गए रिवाइज की तो हो सकती है गलती हो जाए। ये जो बॉन्ड लेंथ होती है क्रोमियम और ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड की, ये होती है हमारी 163 पिकोमीटर, और जो सिंगल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है हमारी 179 पिकोमीटर। तो ये बॉन्ड लेंथ लंबी होती है। इसमें कई बार इसमें पूछ लिया जाता है पोटासियम डाइक्रोमेट के अंदर क्रोमियम ऑक्सीजन के कितने डबल बॉन्ड होते हैं, तो क्रोमियम ऑक्सीजन के कितने डबल बॉन्ड है भाई, 4 हैं। सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, और ब्रिज बॉन्ड कितने हैं, 1 है, क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम का। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई डाउट? कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर कितनी टेट्राहेड्रल यूनिट्स जो है ज्वाइन करती है, तो इसके अंदर 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स ने ज्वाइन कर रखा है। अगर आप इस एक यूनिट को निकाल के देखोगे ना, तो ये देखो ये ऐसे बनेगी, Cr O नेगेटिव डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो देखिए टेट्राहेड्रल यूनिट है हमारी इसकी, टेट्राहेड्रल। तो 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स जो है यहाँ पे क्या किया, एक दूसरे के साथ कंबाइन किया है, और इसमें जो बॉन्ड है वो बाकी 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड से ज्यादा लंबे बड़े होते हैं। कौन से, जो ये वाला बॉन्ड है, ये बाकी के कंपैरिजन इसकी लेंथ ज्यादा होती है, बाकी की इक्विवेलेंट लेंथ होती है। ठीक है, प्रेरित जुलाना आज 10 बजे तक करवाओगे क्या सर? बेटा कोऑर्डिनेशन और करवाया, अभी F ब्लॉक बची है, फिर कोऑर्डिनेशन बची है। कई बजे, चाहे 10 बजे 11 बजे, आज कोई टाइम लिमिट नहीं है अपनी। ठीक है, चलिए। अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया भाई, इसमें इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है, आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, वो एक बार फिर से बता देता हूं कि जो पोटासियम डाइक्रोमेट है ना, उसका एक बहुत अच्छा यूज है K2Cr2O7 का, एक बहुत अच्छा यूज है। वो क्या है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं पहले। विच सॉल्यूशन इज यूज्ड, विच सॉल्यूशन इज यूज्ड बाय पुलिस टू डिटेक्ट वेदर ए पर्सन हैज ड्रंक और नॉट। आपने देखा हो भाई कई बार मूवीज वगैरह के अंदर जब पुलिस वाले किसी की गाड़ी रुकवा कर उन्होंने डाउट हो है किसी ने दारू पी रखी होगी, तो उसकी एक बोतल सी में फूंक मरवा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली देखो ऐसे आ रहा है, तुम भी ही इसके अंदर भाई यहाँ पर क्या भरा जाता है,
एसिडिफाइड K2Cr2O7। जो एसिडिफाइड K2Cr2O7 हो रहा है बेटा, उसका कलर होता है ऑरेंज। कैसा कलर होता है? ऑरेंज। एसिडिफाइड का मतलब क्या है? उसके अंदर हमने H2SO4 मिला रखा है। तो जो एसिडिफाइड K2Cr2O7 है उसका कलर कैसा है? ऑरेंज। अब सपोज करो मैं ड्राइव कर रहा हूं, ठीक है, और फुल स्पीड में बजाया हूं, और भैया आगे पुलिस वाले नाका ला रहे हैं, उन्हें डाउट होया कि हो सके है यो दारू पी रहा हो, तो क्या कहेंगे? नू थोड़ी कहेंगे ले मारा मुंह में फूक मारे, बांस आओगी तो पी रहा है, ना होगी तो ना पी रहा है। नू कितने मुंह सूंघेंगे भाई? ये कोई पान खावे, कोई गुटखा खावे, कोई बीड़ी पीवे, कोई हुक्का पीवे, कोई तंबाकू चाबे है, कोई भाई सिगरेट पीवे है। जब वो नू बदबू सूंघण मरे वो तो मर लेंगे बेचारे। तो उनके पास क्या हुआ? एक सॉल्यूशन हुआ है इसके अंदर एसिडिफाइड K2Cr2O7। वो क्या कहेंगे? उसके मुंह में देगा इसने, इसमें फूक मारा। जैसे वो फूक मारेगा, आपको पता है भाई उसने अगर कंज्यूम कर रखी होगी अल्कोहल, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। तो जैसे ही अल्कोहल इसके साथ रिएक्ट करेगा ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, और उसका जो कलर है ना ऑरेंज से कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। अगर कलर ग्रीन होगा तो उसकी गुद्दी से पकड़ लेंगे पुलिस वाले, आजा बेटे इतना हम देखेंगे, ठीक है, इतना हम बना हुआ है मास्टर, तू फिर पी का होगा। अरे मैं पिंदा नहीं हूँ, कभी सच्चे में ले गए हो, ठीक है, ऐसी कोई नहीं है। और मैं आपसे भी ये कहता हूँ कि पूरी जिंदगी भी इस बीमारी से है ना दूर रहना, सबसे बड़ी बीमारी ये है। तो जैसे ही वो फूक मारेगा ना, फूक मारते ही क्या होगा? अल्कोहल यहाँ आएगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? एल्डिहाइड, जिसका कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन। ग्रीन हो गया तो चलो बेटे, और ना आया तो जाइए, ठीक है। तो आ जाएगा ना समझ में? तो इसके लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? क्लियर है? एसिडिफाइड K2Cr2O7 का, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो डी का सेकंड पार्ट है भाई। हालांकि हो सकता है F ब्लॉक से क्वेश्चन कम आए, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको करवा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें याद होनी चाहिए अभी F ब्लॉक के एलिमेंट्स के नाम। हमारे 28 एलिमेंट्स हैं, आपको पता है। F ब्लॉक दो टाइप के हैं भी, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स क्या होंगे? जिसके इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर करेंगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f के अंदर। और एक्टिनाइड्स जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर करेंगे? 5f के अंदर। तो लैंथेनाइड्स की क्या डेफिनेशन लिखोगे भाई? पहले तो F ब्लॉक की डेफिनेशन क्या होगी? दोज एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री इनटू f सबशेल या f ऑर्बिटल। फिर लिखोगे भी आप लैंथेनाइड्स को क्या लिखोगे? दोज एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री इनटू 4f ऑर्बिटल या 4f सबसेल। एक्टिनाइड्स पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे? दोज एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री इनटू 5f सबसेल। कहाँ से कहाँ होते हैं भी? एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 14। एक आधा मन बेरा नुका 71 में 58 घटाइयो जी, 13 बचेगा, है ना? आज यार एक आधा ऐसा ला रहा ऐसा ऐसा। दूसरा भी 90 से लेकर 103। आड़े भी उन्हें कहेगा सर 14 क्यों करो, 103 में तो 90 घटाओ, तो 13 एलिमेंट बना है। लेकिन ये 14 एलिमेंट है। कैसे है ये? क्योंकि 58 भी हमारा काउंटिंग में है और यहाँ पे 90 भी हमारा काउंटिंग में है। इससे आगे 13 है, इससे आगे 13 है, तो एक ये हो गया, आगे 13 हो गए, तो कितने हो गए? 14। यहाँ पे क्वेश्चन एक ये भी पूछा जा सकता है, वाई 4f एलिमेंट्स आर कॉल्ड लैंथेनाइड्स। क्यों भाई? क्योंकि 57 जो एटॉमिक नंबर है वो किसका होता है? लैंथेनम का। किसका होता है? लैंथेनम का। जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? जिनोन चमन 6s2 4f0 5d1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी किसकी? लैंथेनम की। अब 57 के बाद जब 58वां एलिमेंट आया भाई, जो हमारा पहला एलिमेंट है सीरियम Ce 58 जिसका एटॉमिक नंबर है, होना तो क्या चाहिए था? जिनोन चमन 6s2 4f0,
क्योंकि भी हमने पता है डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। अगर डी में एक बार 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो कब तक फिलिंग होती चलेगी, जब तक इसमें कितने इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते, 10। लेकिन यहां पर होता क्या है, जब नेक्स्ट एलिमेंट आता है तो वहां पर क्या है, इसमें जाने की बजाय इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, इसमें चला जाता है। और क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता हो, जिनोन चमन 6s2 5 6s2 4f। अब एक इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा बीच में, एक वैसे बच गया तो 4f2 5d 0। कुछ बुक्स के अंदर यहां पे मिलता है 4f1 5d 1। तो आपको एनसीईआरटी प्रेफर करनी है। एनसीईआरटी में जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई हो, अगर एनसीईआरटी में है 4f1 5d1 तो वही कर लेना, और अगर एनसीईआरटी में 4f2 5d 0 तो आपको एग्जाम में वही करके आनी है। एनसीईआरटी वाली ही किसी भी कंफ्यूजन के केस में मान्य होती है स्टेटमेंट, तो इसलिए आपको ये करके आनी है। दूसरी तरफ कौन आ गया भी हमारा, एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स क्या होते हैं भाई, जिसका 5f में, एक सेकंड रुक जाओ भाई, ठंड लगने लगी। परसों वाला काम ना हो जाइए। तो इसी तरह से जो एटॉमिक नंबर 89 है बेटा, वो एक्टिनियम का होता है। किसका होता है, एक्टिनियम का। और जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है थ्योरियम, उसका एटॉमिक नंबर 90 है। ये तो है एक्टिनियम डी ब्लॉक, ये तो है लेंथेनम डी ब्लॉक, लेकिन सीरियम भी एफ ब्लॉक है और थ्योरियम भी एफ ब्लॉक है। तो डी के बाद एकदम से एफ आया तो क्वेश्चन आता है, सर जब इनके बाद एफ स्टार्ट हो गया तो इनका नाम पे इनका नाम क्यों धरा? डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है लेंथेनम, उसका नाम पर लेंथेनाइड नाम क्यों धरा? या इस डी ब्लॉक का जो एलिमेंट एक्टिनियम, उसका नाम पे एक्टिनाइड क्यों धरा? कारण क्या है? क्योंकि भी इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी भी क्या है, रेडोन 86 7s2 5f0 6d1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसी की तरह होना क्या चाहिए था, अगला इलेक्ट्रॉन डी में आना चाहिए, लेकिन इसमें आने की बजाय किसमें आता है, एफ में आता है। तो इनकी फीलिंग जस्ट आफ्टर एक्टिनियम और लेंथेनम के होती है, इसलिए इनके बेस पे इसका क्या नाम रख दिया गया, लेंथेनाइड्स, और इसका नाम क्या रख दिया गया, एक्टिनाइड्स। एक इनको लेंथेनाइड्स को और क्या बोला जाता है बेटा, रेयर अर्थ्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ्स, क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट के अंदर जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा एक बार फटाफट से कमेंट करके बताएं, फिर हम इसको इरेज कर रहे हैं। प्रेरित जुलाना आज 10 अच्छा हो गया है, तो प्रेरित जुलाना, ओके सर नो टेंशन। प्रेरित जुलाना कैरियर ऑन, अरे किस चीज में कैरियर ऑन हो गया? सागर ओइला हर साल की बीमारी, हाँ हर साल बतानी पड़ा भाई। ठीक है, क्लियर होगा बेटा सभी को? जल्दी से बता दो एक बार मेरे को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तब तक मैं आपको एफ ब्लॉक को याद करने की ट्रिक बता देता हूं क्या है, क्योंकि भी एफ ब्लॉक में से एक क्वेश्चन तो यही बनता, आपको किसी भी एक एटॉमिक नंबर देगा, एलिमेंट का नाम नहीं देगा, याद रखना है ब्लॉक से, वो एटॉमिक नंबर देगा और आपसे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा, तो आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यही साइड हम लिख लेते हैं लेंथेनाइड्स को, चलो साथ के साथ ही लिख लेंगे, 58 9 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 और 71 दिखाई दे रहा है नहीं भाई? कदम मुंह पहुंच गया नीचे थी, हाँ दिखा। चलो ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले 58। मैंने अभी बताया आपको सीरियम, शॉर्ट फॉर्म लिख दी। पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं, उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। सीरियम
फिर भाई प्रोसीडियमियम, स्पेलिंग क्या है? PROSEODYMIUM। नेक्स्ट नियोडाइमियम, नेक्स्ट प्रोमीथियम, PROMETHIUM, प्रोमीथियम। नेक्स्ट 62 है समेरियम, समेरियम। इसको मैं स्टार कर देता हूँ भाई। 61 के बारे में स्टार इसलिए ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता, बाकी के कंपैरिजन वो भी बताएंगे वो क्या है, वो अभी पता चलेगा। इसके बाद भाई यूरोपियम, EUROPIUM। उसके बाद 64 आ जाता हमारा गैडोलिनियम, GADOLINIUM। उसके बाद 65 आ जाता हमारा टर्बियम, TERBIUM। उसके बाद 66 आ जाता है हमारा डाइसप्रेसियम, डाइसप्रेसियम। थोड़ा सा कम स्पेस कर लेते हैं इनका ताकि सारी आपको ऊपर के ऊपर दिखते रहें, ठीक है। उसके बाद 67 आ जाता हमारा होल्मियम, होल्मियम। उसके बाद 68 आ जाता हमारा अर्बियम। उसके बाद 69 आ जाता हमारा थ्यूलियम, THULIUM। और उसके बाद 70 आ जाता हमारा यट्रियम। और लास्ट आ जाता है 71 ल्यूटेटियम। तो ये हमारे 14 एलिमेंट्स हो गए। कौन कौन से? सीरियम, प्रोसियोडियमियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम। इसको भी मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ, इसके बारे में एक खास बात है। यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रेसियम, होल्मियम, अर्बियम, थ्यूलियम, यट्रियम और ल्यूटेटियम। इनके अब सिंबल देख लेते हैं। सिंबल इसका क्या होगा? CE। प्रोसियोडियमियम का होगा PR, नियोडाइमियम का होगा ND, प्रोमीथियम का होगा PM, समेरियम का होगा SM, यूरोपियम का होगा EU, गैडोलिनियम का होगा GD, टर्बियम का होगा TB, ठीक है। डिस्प्रेसियम का होगा DY, होल्मियम का होगा HO, अर्बियम का होगा ER, थ्यूलियम का होगा TM, यट्रियम का होगा यट्रबियम, भाई सॉरी यट्रियम नहीं यट्रबियम, इसका होगा हमारा YB। और लास्ट ल्यूटेटियम का होगा LU। तो ये हमारे 14 एलिमेंट्स हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे? सेलिना, प्रीति एंड सिमी को डंडे से मारा। यहां तक पहले 4 आ गए भी। क्या सेलिना और प्रीति ने डंडे से सिमी को मारा? सेलिना, प्रीति, नियोडाइमियम ND, ये डंडे ND, सिमी। सेलिना और प्रीति ने डंडे से पम्मी और सिमी को मारा। PR है ना अभी बीच में, पम्मी और सिमी। हाँ अब आ गया, PM और SM को मारा। यहाँ पे ये हमारे 5 खत्म हो जाते हैं। फिर भाई यहाँ पर यूरोप गए के ब्रैकेट में D ला लेंगे भाई, GD। यूरोप गए तो TB, यूरोप गए तो TB और डायरिया हो गया। अब देख लिया आप, EU, GD, TB, टर्बियम, डायरिया DY,
डाइस्प्रेशियम। ये हमारी सेकंड ट्रिक हो गई। फिर यहाँ पे क्या बच गया, हो गया, हो भी तो आ लिया अपना, हो गया, हो गया, ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बच गए हमारे, इसको कैसे याद करेंगे, एरे, टमाटर, येलो और ब्लू, लू। एरे का ER, टोमेटो TM, येलो और ब्लू, येलो का Y और ब्लू का B, YB, लू LU, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप इनको याद कर सकते हो। जैसे ही आपको ये याद होंगे तो आपको क्या करना है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब पहले वाले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी थी मैंने, उसमें से भैया F में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चलेगा, बस इसमें एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता हमारा गैडोलिनियम, ये बस याद रखना आपको। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये स्टार लगाया था प्रोमीथियम में, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो लेंथेनाइड्स है वो सारे के सारे नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अकेला एक एलिमेंट ऐसा है लेंथेनाइड्स के अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसका नाम क्या है, प्रोमीथियम। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है, मैंने जैसे इसको भी स्टार लगाया था, समैरियम की खास बात क्या है, तो समैरियम जो है जितना हार्ड स्टील होता है ना, उसके ही जितना हार्ड क्या होता है, समैरियम होता है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया था। सबसे हाईएस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी किसका होता है, इनके अंदर समैरियम का होता है। क्लियर है? अगर आपको एक बार ये सारे नाम क्लियर हो गए बेटा, तो फटाफट से कमेंट करके यस कीजिए, ओके कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई तबीयत खराब हो गई, उल्टी है। जल्दी बताइए बेटा, अगर ये क्लियर है तो। प्रेरित जुलाना, यस सर। लाठर क्लियर है सर, शिवानी नो डाउट सर, SR 31 क्लियर है सर, सागर, शिवानी, प्रेरित रेस्ट करें सर, प्रेरित ना बेटा, इसको तो कंप्लीट करेंगे भाई, आज नहीं छोड़ते आप इसने, चाहे कुछ हो जियो, ये क्लियर है। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद हम बात करेंगे एक्टिनाइड्स की। एक्टिनाइड्स मैंने आपको बताया था भाई कहाँ से कहाँ है, 90 से लेकर 103 तक। सबसे पहले जो आता है हमारा वो आता है थ्योरियम, TH, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा 91 प्रोटेक्टिनियम, PA, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा 92 यूरेनियम, U। उसके बाद आता है हमारा 93 नेपच्यूनियम, NP। उसके बाद आता है हमारा 94 प्लूटोनियम, PU, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 95 अमरशियम, जिसका सिंबल होता है हमारा AM। उसके बाद 96 आता हमारा क्यूरियम, जिसका सिंबल होता है CM। उसके बाद आता हमारा 97 बर्केलियम, जो आता हमारा BK। उसके बाद आता 98 कैलिफोर्नियम, हाँ CALI, हाँ कैलिफोर्नियम, यही आएगा CF, ठीक है। उसके बाद 99 आइंस्टीनियम। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा भाई, वो क्लास में बतानी भूल गया था मैं, अब मेरे को ध्यान आ गई है, तो इसलिए ध्यान से देखना इस पॉइंट को। आइंस्टीनियम में आ जाता हमारा ES। उसके बाद 100 है, 100 में आ जाता हमारा फर्मियम, ठीक है, इसका सिंबल होता हमारा FM। उसके बाद 101 आता है मेंडेलेवियम, जिसका सिंबल होता हमारा MD। उसके बाद
102 आता है नोबेलियम, जिसका सिंबल होता है हमारा Nb। लास्ट आता है 103 जो होता हमारा लॉरेंसियम, जिसका सिंबल होता हमारा Lr। ठीक है, तो देखो भाई कैसे करेंगे इसको याद करें बेटा। थोड़े पहलवान, थोड़े का TH आ गया भाई, पहलवान का P आ गया, यूरेनियम का U आ गया, उनसे निपटेंगे, ये NP आ गया। पहले 4 हो गए भी याद। फिर इसको याद करेंगे भाई, पुराने PU, आम AM, कम CM, बिकेंगे। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब पुराने आम हो गए तो वो कम बिकेंगे भाई, पुराने आम ने कौन खरीदेगा। ठीक है, उसके बाद सिर्फ याद रखना भाई, सिर्फ में SIRF होता है, तो यहाँ पे आपको स्पेशल याद रखना बेटा, S से स्टार्ट नहीं करना, इसको C से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारा सिंबल क्या है CF। सिर्फ इस एज इट इज में, इस फैमिली FM हो गया, में MEIN, इसके ब्रैकेट में D लगा देंगे बेटा, MD। नो, इसके भी ब्रैकेट में D लगा देंगे, लड़ाई LARAI। तो देखो भाई ये हमारे सिंबल बन गए बेटा, इनके सारे TH, PA, U, NP, PU, M, CM, PK, CF, ES, FM, MD, NB, LR। तो इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा बेटा आप इन्हें सबको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो आपको ना इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द टिप्स होनी चाहिए। दूसरा, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पहले हमेशा लेंथेनाइड में 6s2 s के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर अगर D में है तो D से जाएंगे, लास्ट में F से निकलना स्टार्ट होंगे। उसी प्रकार से इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पहले 7s से निकलेंगे, उसके बाद 6d से निकलेंगे अगर उसमें कोई है, और नहीं तो फिर लास्ट में F से निकलना स्टार्ट होंगे। अब मैं एक बात बता रहा था भाई, इसमें क्वेश्चन रह गया था मेरा बताना, वो बता देता हूं मैं। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट के बेस पे। ठीक है, बोल देगा कोई एलिमेंट का नाम दे देगा, मान लिया इसमें से आपको कोई नाम दे दिया AM, हम वैसे रैंडमली क्लिक कर लेते हैं। बोल दिया कि एमर्सियम जो है वो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी है, एमर्सियम दे दिया, मान लिया उसने 2 पॉजिटिव, और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। जबकि एक और नाम दे दिया भी उसने, मान लिया MD दे दिया, मेंडेलिवियम। ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट तो है लेकिन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, किसकी तरह, एमर्सियम की तरह। रीजन दे, तो आपको एक बात याद रखनी है बेटा, मैंने आपको दो बातें बताई थी, प्लस और में बताई थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने की उसमें बताई थी, कि जब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तो हम क्या देखते हैं, उस एलिमेंट का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। मतलब जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और वो किसकी तरह एक्ट करती है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करती है। अगर हम लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो उसका क्या हुआ है, रिडक्शन, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया उसने, यानी उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन। इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, रिडक्शन होगा, यानी वो किसकी तरह करेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। जब भी आपको ऐसे कंपैरिजन देना कि नहीं दो स्पीसीज का, कि भी गुड ऑक्सीडाइजिंग भी है रिड्यूसिंग भी है, लेकिन दूसरा गुड ऑक्सीडाइजिंग है रिड्यूसिंग नहीं है, या गुड रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, तो उसके इसमें एक ही बात याद रखनी है, आपको पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के आपने देखना है कि वहां से जो दे रखी है उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे 2 पॉजिटिव दे रखी है, 2 पॉजिटिव दे रखी है, यानी उसने 2 दे रखे हैं किसी को, तो वो अपने वापिस लेगा, वापिस लेगा तो क्या हो सकता है, वापिस लेगा तो क्या हुआ उसका, रिडक्शन, यानी वो क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। उसके बाद भी अगर आगे फर्दर वो रिड्यूस कर सकता है, +2 के बाद +3 भी शो करता है, +4 भी शो करता है, यानी उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी वो रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग या गुड रिड्यूसिंग एजेंट या गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होता है, जब वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे भी सके
और किसी से इलेक्ट्रॉन ले भी सके। लेकिन अगर उसका बोला गया कि ये एलिमेंट फलाना फलाना नाम का एलिमेंट केवल एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग नहीं है, तो उसका मतलब आपको समझ आना है ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या है, जिसका क्या हुआ है रिडक्शन। और रिडक्शन किसका होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब जितने वो गेन कर सकता था उसने कर लिया, उससे ज्यादा वो गेन नहीं कर सकता, तो वो लूज कर सकता है। लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो यानी वो किसकी तरह कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ये पॉइंट थोड़ा सा बच्चों को कम समझ में आता है। अगर फिर भी किसी को ना आया हो बेटा समझ में, एक बार फटाफट से मेरे को कमेंट करके बता दो, ताकि फिर हम आगे बढ़े। जल्दी बताओ बेटा कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग वाला पॉइंट आपको समझ आया नहीं। सागर रोहिला क्लियर है सर? चलिए बेटा और बताइए फटाफट से। और किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो बेटा फटाफट से कमेंट करके वो मेरे को बता सकता है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। सागर रोहिला, क्लियर है सर? शिवानी, चलिए भी बहुत अच्छी बात है बेटा। मंडे को है ना ये सीरीज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, बहुत बहुत ऑन द टिप्स होनी चाहिए, थोड़ी सी भी हिचक नहीं होनी चाहिए। अब इसमें से जो क्वेश्चन आ सकते हैं मोस्टली 3 ही क्वेश्चन इसमें बढ़ते हुए। पहला, व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? राइट इट्स कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, अभी 3 में भी पूछ सकता है, 5 में भी पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ जाता है इनकी प्रॉपर्टी के बेस पर, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपैरिजन पूछ लेगा, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंपैरिजन पूछ लेगा, या फिर दोनों का केमिकल बिहेवियर का कंपैरिजन पूछ लेगा। और तीसरा पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स एंड सिमिलैरिटी बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, कि सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो हमारा क्या है, व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, उसका काज क्या है और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम डेफिनेशन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक बात और भी, लैंथेनाइड को एक नाम और दिया जाता है, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि ये ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन कौन से थे, अपने डी ब्लॉक थी, उससे अंदर की तरफ भरे जाने वाली पहली सीरीज है 4f एलिमेंट्स की, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनाइड्स की क्या है, n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2, जहाँ पर n की वैल्यू हमारी 6 होती है, किस केस में, लैंथेनाइड के केस में। अगर आप 6 वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, 6 - 2 4f हो गया हमारा, 6 - 1 5d हो गया हमारा, और 6s2, ठीक है। एक्टिनाइड बोलेगा तो ये सारा सेम, बस n की वैल्यू क्या होगी, 7 हो जाए। देखिए कंपैरिजन हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। दूसरा वे क्या पूछ सकता है आपसे, ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो एक चीज तो कन्फर्म है भाई, s के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, d का 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो दोनों ही केसेस में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +3 होती है। चाहे लेंथेनाइड से चाहे एक्टिनाइड है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +3। लेंथेनाइड शो कर सकते हैं +2, +3 और +4, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो यूज नहीं करते। जबकि एक्टिनाइड्स इससे ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर देते हैं, +2, +3, 4 के साथ साथ +5, +6 तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मेन डिफरेंस आ जाता है इनके बीच में। केमिकल बिहेवियर, रिएक्टिविटी की अगर बात की जाए भी, लेंथेनाइड्स इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन नहीं करते हैं जितने की एक्टिनाइड्स करते हैं, या पता नहीं इसका उल्टा है, ये देख लेना एक बार। मैं आपको बता रहा था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जब हम एटॉमिक नंबर 58 से लेकर एटॉमिक नंबर 71 तक इनके वॉल्यूम का ग्राफ बनाते हैं, साइज का ग्राफ बनाते हैं, तो साइज जो है वो लगातार क्या करता है? डिक्रीज करता है। 58 से और 71 के बीच में कहीं पे भी ऐसा पॉइंट नहीं होता जहां पे साइज थोड़ा बहुत भी इंक्रीज कर जाए। साइज लगातार डिक्रीजिंग स्लोप में होता है। तो ये जो डिक्रीज या रेगुलर डिक्रीज इन साइज है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, बोल देता हूं मैं। इट इज डिफाइंड एज द रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनाइड्स विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। उसके बाद क्या जाता है? काज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके 2 कारण है वे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के। पहला, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन बार बार सेम सेल के अंदर ऐड हो रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन और टाइटली अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियस के टुवर्ड, जिससे उनका साइज घटना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा आता है एफ का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर होता है। अब ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है भाई? शील्डिंग इफेक्ट का काम क्या होता है? आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन ऐड होने लग रहे हैं एफ के अंदर, उनको न्यूक्लियस के प्रभाव से दूर रखना है। लेकिन एफ की स्ट्रक्चर ऐसी है कि भी वो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के प्रभाव से दूर नहीं रख पाती, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियस की तरफ और साइज उनका लगातार क्या होता जाता है? डिक्रीज। तो इसको कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज में बोल देता हूं, अगर कोई स्टूडेंट A+ से नहीं है तो वो लिख सकता है इसको बाद में भी देख के। विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एज इलेक्ट्रॉन्स आर एडिंग इन द सेम सबशेल। As a result, attraction on the electron by nucleus increases, which decreases the size. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे the shielding effect of F subshell is poor, hence unable to counterbalance the effect of a increased nuclear charge, which result in contraction in size. Thou decrease is very small. ठीक है, हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमारा काज हो गया। नोट में है भाई, इसमें जो 58 से 71 एलिमेंट है, 14 एलिमेंट है, जबकि जो साइज का डिक्रीज है केवल कितने पिकोमीटर का डिफरेंस आता है? 14 एलिमेंट के लिए 11 पिकोमीटर का। मतलब हर एक एलिमेंट के साइज में डिक्रीज मात्र 1 पिकोमीटर से भी कम है। अब 1 पिकोमीटर कितना होता है हमारा? 10 की -12, 0.00000000012 हो गए। 10, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। हाँ, यो है भाई 1, 2 नहीं 1, ये 1 पिकोमीटर है। तो इससे भी कम का जो साइज का डिफरेंस है वो आता है 14 एलिमेंट के लिए। तो इससे क्या होंगे? इससे इनकी प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। पहला, साइज सेम होने के कारण एलिमेंट को सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि साइज लगभग सेम है। तो क्या? पहला, डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे भाई जो डिफरेंस साइज के अंदर बहुत थोड़ा डिफरेंस है, इस वजह से एलिमेंट को सेपरेट करना क्या हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अंदर लैंग्वेज आप लिख सकते हो एज द डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई लेंथेनाइड्स इज वेरी स्मॉल, hence their chemical properties are almost similar, which makes the separation of lanthanides in pure state difficult. दूसरा क्या जाता है भाई? similarity in size of
सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। सब एक बात समझो भाई, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है बेटा, जिसमें हमारे 5D में इलेक्ट्रॉन आते हैं। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है अपने, जिसमें 6D में इलेक्ट्रॉन आते हैं। हमने पढ़ा था F में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, N की वैल्यू 6 पुट करांगे आडापा, तो 6 घटा 1 क्या होगा 5, या तो थर्ड होगी। सेकंड ट्रांजिशन आ रहा है बेटा 4D और थर्ड ट्रांजिशन आ रहा है 5D, ठीक है। तो 4D के बाद भाई बीच में 5D, 5D से पहले भी क्या आ गया 4F आ गया बीच में, तो साइज तो और बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज बढ़ा तो हाथ नहीं घट और गया, जिस वजह से 5D का जो साइज बढ़ा वो 4D के कंपेयर में ही आया, उससे ज्यादा नहीं आया। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है उनका और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट का साइज क्या होगा ऑलमोस्ट सेम। तो इसमें क्या लिख सकते हो, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन साइज ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, दिस इज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और लास्ट क्या है, इफेक्ट ऑन ए बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, इफेक्ट ऑन ए बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। कैसे भाई, जब भी बात आती है बेसिक स्ट्रेंथ की, मैंने आपको क्या बता रखा, जो भी OH नेगेटिव यूज करेगा वो बेसिक होगा, जो जल्दी यूज करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जो लेट यूज करेगा वो वीक बेस होगा। तो सबसे पहला एलिमेंट था हमारा LaOH लेंथेनम, और लास्ट है LuOH थ्राइस। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ये है और सबसे लीस्ट बेसिक ये है। कारण क्या है इसका, इसका साइज सबसे बड़ा, इसका साइज सबसे छोटा है। साइज छोटा होने के कारण OH की अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ल्यूटेटियम के साथ में, जिस वजह से OH के बॉन्ड की ब्रेकेज डिफिकल्ट हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी तो OH लेट रिलीज होगा, लेट रिलीज होगा तो वीक बेसिक होगा। तो इसके लैंग्वेज में क्या लिखेंगे आप इसके अंदर, एज साइज ऑफ लेंथेनाइड आयन डिक्रीजेज फ्रॉम ए लेंथेनम 3 पॉजिटिव टू ल्यूटेटियम 3 पॉजिटिव, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीजेज and hence basic strength decreases. Thus LaOH thrice is a most basic whereas LuOH thrice is a least basic. क्लियर है। अब फटाफट से मेरे को कमेंट करके बता दो बेटा कि ये आपको समझ में आया नहीं आया। फिर हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस यूनिट का, जो कौन सा अपना डिफरेंस और सिमिलैरिटी बतानी है किसमें, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में। पहले मैं सिमिलैरिटीज बता देता हूँ, सिमिलैरिटीज इन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। सबसे पहली सिमिलैरिटी तो यही है कि भाई ये दोनों को किस सब सेल के अंदर भरा जाता है, F सब सेल के अंदर भरा जाता है। तो क्या लिखेंगे पहली सिमिलैरिटी, दीज बोथ है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए F ऑर्बिटल, कि दोनों की जो फीलिंग वो किसके अंदर की जाती है, F ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। दूसरा कॉमन पॉइंट क्या है इनका, बोथ शो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए +3, दोनों जो है कितनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तीसरा, दोनों के दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है बेटा, विच लूजेज इलेक्ट्रॉन, जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो चाहे लेंथेनाइड से चाहे एक्टिनाइड से दोनों के दोनों क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं एंड रिएक्टिव, साथ के साथ क्या है ये रिएक्टिव है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, बोथ शो सेम ट्रेंड इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तब ना भाई शोर आओ बेटा कुत्ते का, कुत्ते भूख लग रहे बाने इतने ज्यादा, तारती आओ शोर बताना एक बार। बोथ शो सेम ट्रेंड इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, मतलब लेंथेनाइड शो करते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड शो करते हैं एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और लास्ट अभी बोथ शो मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी, बोथ शो मैग्नेटिक एंड
स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, स्पेक्ट्रा भी शो करते हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक या शिवानी। हाँ आओ है सर भाई, सीम बंडा है इनकी है ना, किला बरोड़ा माज रहे इनका, आदमिया के तो बसा नहीं रही, तो आप अपनी सीम बांधने लग रहे हैं बाण है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, थोड़ी थोड़ी आओ सर, डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। केसव के जान पहचान वाले हैं ये के डटे हैं। एक सेकंड रुकियो बेटा, मैं पानी भी पियाऊँ फिर ये क्वेश्चन करांगे, तब तक तुम भी पानी पुनी पी लो। इसका देखते देखते वो हो गए, बंद नहीं करते। हाँ कदे बंद करके चले जाओ, बस ये 1 मिनट में बेटा। सर कोऑर्डिनेशन कल वाली क्लास में करा दियो, एक तो नेट भी बोल गया, ये बोल गया नेट चिड़िया, केशव ने बुलाते होंगे सर ये। अरे केशव ने छोड़ रखे थे एक जाओ और ए प्लस का बाण कू कू कर दो, हमारा पांडा छूट जाए क्यों करे, है ना, इसे ने भेजे होंगे। चलो आगे देखो बेटा, डिफरेंस आ गया लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में। तो लैंथेनाइड में पहला डिफरेंस क्या लिखेंगे, लैंथेनाइड्स इन्वॉल्व फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4f ऑर्बिटल। लैंथेनाइड के अंदर 4f में भरे जाते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए 5f ऑर्बिटल। दूसरा क्या लिखेंगे, बिसाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कि +3 तो शो करते ही हैं, दीज आल्सो शो +2 एंड ए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये डिफरेंस वाले पॉइंट में भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, वहाँ पे क्या लिख देंगे, +3 तो ये शो करते ही है, लेकिन इसके साथ साथ कहाँ तक शो करते हैं, ये +7 तक शो करते हैं। फिर थर्ड क्या आ जाता है, मोस्ट ऑफ देयर आयंस आर कलरलेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी, कि जो लैंथेनाइड्स के आयन है वो मोस्टली कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, जबकि इसके आयंस मोस्ट ऑफ देयर आयंस आर ए कलर्ड। ये क्वेश्चन बन सकता है अभी कि एक्टिनाइड्स के जो आयंस है वो कलर्ड होते हैं, क्यों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दे हैव लेस टेंडेंसी टुवर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दे हैव लेस टेंडेंसी टुवर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं बेटा, आप पढ़ चुके हैं। हाँ ठीक है, तो ये लेस टेंडेंसी रखते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। याद करो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में FeCN6 3 नेगेटिव 4 नेगेटिव, CrNS3 6 3 पॉजिटिव, और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हमने बनाए थे। तो ये कम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जबकि एक्टिनाइड्स क्या बनाते हैं, इनके कंपैरिजन में मोर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ठीक है, फिफ्थ भाई, दीज आर लेस बेसिक, दीज आर लेस बेसिक, ये कम बेसिक होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, दीज आर मोर बेसिक। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ, these do not form exocation, do not form oxocations, जबकि क्या बनाते हैं, oxocations बनाते हैं। अभी oxocation क्या होते हैं बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, यूरेनियम बनाता है UO2 पॉजिटिव, ये एक oxocation है। ठीक है, तो ये बनाते हैं oxocation, ये oxocation से नहीं बनाते। ठीक है, सेवंथ पॉइंट, these are नॉन रेडियो एक्टिव,
ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था भाई, केवल इकलौता है एक एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव, इसमें कितना था, उसका एटॉमिक नंबर है 61। क्या नाम था उसका, एक्सेप्ट प्रोमीथियम। तो प्रोमीथियम एक ऐसा एलिमेंट है भाई जिसका एटॉमिक नंबर 61 है, जो लैंथेनाइड्स में क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव, जबकि एक्टिनाइड्स जो हैं सारे के सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ठीक है। और लास्ट पॉइंट वही, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सप्लेन्ड इजीली, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए भी हमने जो L+S ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग फंक्शन होता है उसके बेस पर हमने उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालनी पड़ती है, जो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। उसके लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स फार्मूला हमारा फॉलो होता है। उसके बाद एक लाइन नोट में लिख सकते हो आप, जो प्रोमीथियम है, दिस इज द ओनली सिंथेटिक रेडियो एक्टिव लैंथेनाइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, सिंथेटिक रेडियो एक्टिव लैंथेनाइड है 61, जो अभी बताया था। रेडियो एक्टिव तो बता ही दिया, लेकिन इसके सामने क्या आ गया, सिंथेटिक आ गया। सिंथेटिक का मतलब क्या है, ये मैन मेड है, इंसान ने बनाया है इसको, और रेडियो एक्टिव नेचर का है, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन लैंथेनाइड है वो पूछा जा सकता है कौन सा है, तो सबसे मोस्ट कॉमन जो लैंथेनाइड है वो कौन सा है, सीरियम। और मोस्ट कॉमन मिनरल जिसके अंदर लैंथेनाइड है वो है मोनोजाइट सैंड, मोनोजाइट सैंड, ठीक है। एक और है भाई, एंड गैडोलिनाइट, गैडोलिनाइट, क्लियर है भाई। तो ये थी बेटा आपकी इस प्रकार से डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। अगर अब भी किसी स्टूडेंट को भी डी एंड एफ ब्लॉक में किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है। अदरवाइज हमारी डी एंड एफ ब्लॉक यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो एक बार कमेंट करके बेटा फटाफट मेरे को बता दीजिए डी एंड एफ जो हमारी कंप्लीट हुई है। डी एंड एफ का भी एक 20 से 25 मिनट का पार्ट पहले भी आ चुका है, उसका लिंक आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5th लेक्चर है, सभी लेक्चर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से बाद में भी उन लेक्चर्स को देख सकते हो। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए बेटा, नहीं तो फिर हम आगे कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। लकी लाठर क्लियर है सर? लकी लाठर बेकला लकी है भाई। मनी प्लेज नो प्रॉब्लम सर। सागर क्लियर है सर। शिवानी सर कोऑर्डिनेशन कल वाली क्लास में करवा दियो, ये तो नेट भी भूल गया। हाँ पढ़ दिया जाए तो अपन भाई फिर आगे रहे केशव के जनकर। शिवानी क्लियर सर। अच्छा एक काम करते हैं भाई, कोऑर्डिनेशन है ना मैंने ऑलरेडी पहले रिकॉर्ड कर रखी है, अपने A+ जुलाना वाले चैनल पे बनी है। विच ट्रांजिशन मेटल हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, बेटा पिछले उसमें बताया था मैंने आपको, इरिडियम होता है। पिछला जो लेक्चर इससे पहले वाला है उसकी होती है 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसके कंपैरिजन में डेंसिटी होती है ओस्मियम की, ओस्मियम की जिसकी डेंसिटी होती है 22.59। अगर ऑप्शन में इरिडियम है तो इसको टिक कर दो, नहीं तो आंख मीच के इरिडियम बहुत कम देता है, ओस्मियम देता है। ओस्मियम की हाईएस्ट डेंसिटी होगी। लकी लाठर ने भी रिप्लाई कर दिया अभी इसका, शाबाश। तो आई थिंक बेटा अब आप, मैंने बताया था आपको डी एंड एफ सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती है और बहुत आसान यूनिट है, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये टॉपिक क्लियर होगा। हाँ मैं क्या बता रहा था आपको कि एक है ना 1 घंटे की वीडियो मेरे पास ऑलरेडी है, उसमें आपकी पूरी कोऑर्डिनेशन कवर हो जाएगी। उसका लिंक है ना मैं आपको, एक वो होती है ना कम्युनिटी में अभी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। जिसका नेट बच रहा है वो आज देख लियो, नहीं बच रहा हो कल देख लियो। कल की क्लास की टाइमिंग मैंने पहले बता दी थी भाई, एक 10:30 बजे लेंगे, 10:30 से 11:30, और एक लेंगे हम 7:30 से 8:30। कल की हमारी ये टाइमिंग रहेगी इसकी, ठीक है। तो ओके बच्चा पार्टी, आज की क्लास के अंदर इतना ही करते हैं थोड़ा सा काम।
मिलते हैं आपसे कल फिर एक आध नई बात के साथ, बाकी पुरानी बातों के साथ। तब तक बेटा पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए A+ जुलाना के साथ। शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबा खैर, आदाब। एक रह गया था, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।